हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आरवी ट्यूशन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी का चैप्टर नंबर 4 का वीडियो नंबर 5 देखने वाले हैं। इससे पहले मैंने आपको इस चैप्टर के 4 लेक्चर्स प्रोवाइड कर दिए हैं। अगर आपने उन लेक्चर्स को नहीं देखा है तो आपको करना क्या है, चैनल पर जाइएगा, प्लेलिस्ट सेक्शन को ओपन करेंगे तो वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट बनी हुई मिल जाएगी, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी है ना। तो उसे आप ओपन करेंगे तो जो भी वीडियो आपने मिस हुई है तो वहाँ से जाकर आप उसे देखकर कवर कर सकते हो। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये चैप्टर आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और ये आपके नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप एक इलेक्ट्रीशियन हैं और इलेक्ट्रीशियन की बेसिक टर्मिनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए, है ना। तो हमने काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में इसमें डिस्कस कर लिया है और आज की इस वीडियो में हम कुछ इम्पॉर्टेंट इलेक्ट्रिकल टर्म्स के बारे में जानेंगे, है ना। उनकी परिभाषाएं मैं आपको बताऊंगा, फॉर्मूलेज बताऊंगा। तो ये भी वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और ये लास्ट लेक्चर होगा इस चैप्टर का, एंड इसके बाद आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना। तो चलिए दोस्तों, आज की ये शानदार वीडियो हम शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में क्या पढ़ाया था, जो स्टूडेंट्स रेगुलर वीडियोस को देखते हैं उन्हें पता होगा कि लास्ट क्लास में हमने AC/DC के बारे में अच्छे से समझा था, है ना। तो AC/DC का मैं आपको डायग्राम बताना भूल गया था। तो ये आपका डायग्राम होता है, ध्यान देंगे, ये आपका AC करंट का होता है ना। मैंने आपको बताया था AC करंट में क्या होता है, ये समय के साथ, इसमें समय के साथ दिशा और वैल्यू इसमें दोनों चेंज होता है। यानी कि दिशा देखिए ऊपर गया नीचे गया, है ना, दिशा तो चेंज हो रही है, साथ में इसकी वैल्यू भी चेंज हो रही है। देखिए 0 है, फिर बढ़ रहा है मान, है ना, बढ़ रहा है, मैक्सिमम हो गया, फिर यहाँ से घटना शुरू हुआ, फिर यहाँ पर माइनस में चला गया, देख सकते हैं माइनस में चला गया, है ना, फिर यहाँ से फिर बढ़ेगा, इस तरह से ये चलता रहता है। तो ये क्या है, ये AC करंट है, जिसमें समय के सापेक्ष, है ना, समय के सापेक्ष उसके मान और दिशा दोनों में परिवर्तन हो और एक निश्चित समय अंतराल के बाद उसकी पुनरावृत्ति हो। जैसे ये एक साइकिल हो गई, फिर से साइकिल बनेगी, फिर से साइकिल बनेगी, तो ये क्या है, ये पुनरावृत्ति हो रही है, रिपीटेंस हो रही है। तो ये आपका क्या होता है, ये AC करंट होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा, है ना। लास्ट क्लास में मैंने बहुत ही बेसिक से समझाया, बहुत ही अच्छे से समझाया। इसके बाद आपका नेक्स्ट जो है DC करंट है। DC करंट के बारे में भी मैंने आपको बताया था। इसमें क्या होता है, इसमें समय के साथ, है ना, समय के सापेक्ष दिशा और इसका मान सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है ना। देख सकते हैं ये एक मान है, कोई इसका फिक्स मान है, मान लीजिए 2 है, 3 है, जो भी है वो बराबर है, देख सकते हैं बराबर है। यहाँ पर टाइम है, टाइम के सापेक्ष जो है वो एक कांस्टेंट रह रहा है और दिशा भी चेंज नहीं हो रही है ना। देख सकते हैं एक ही दिशा में बढ़ रहा है करंट, है ना। तो ये आपका क्या होता है, ये आपका DC होता है, डायरेक्ट करंट होता है। क्लियर है। तो ये दोनों डायग्राम आप बना लेना, है ना, बुक में आपके दिए हुए होंगे या फिर मैंने जो नोट्स आपको प्रोवाइड किए हैं वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो के टॉपिक पर आते हैं, जो कि है सम इम्पॉर्टेंट इलेक्ट्रिकल टर्म्स, जो कि है यहाँ पर लिखी हुई। इनके बारे में आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे। विद्युत वाहक बल क्या होता है, EMF क्या होता है ना, विभव क्या होता है, पोटेंशियल क्या होता है ना, विभवांतर जिसे हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, और टर्मिनल वोल्टेज जिसे हम टर्मिनल वोल्टेज ही कहते हैं, वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है ना, जिसे हम IR ड्रॉप भी कहते हैं, वैद्युतिक कार्य यानी इलेक्ट्रिकल वर्क क्या होता है, वैद्युतिक शक्ति यानी इलेक्ट्रिकल पावर क्या होती है। तो ये सारी टर्म्स आपको बुक में भी मिल जाएंगी और नोट्स में भी मिल जाएंगी, तो वहाँ से आप पढ़ लीजिएगा। ओके, तो हम बात कर लेते हैं ऊर्जा यानी एनर्जी के बारे में। ये जो मैंने आपको टर्म्स लिखवाई है ना, इन टर्म्स को आपको पढ़ना है, आपकी बुक में से या नोट्स में से कहीं से भी पढ़िएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आपको बता दी। अब मैं आ जाता हूँ आज के इस वीडियो के टॉपिक पर, ऊर्जा, है ना, एनर्जी। एनर्जी के बारे में जानते हैं। तो ऊर्जा क्या है, एनर्जी क्या है, कार्य करने की क्षमता ही तो है। अगर आप किसी कार्य को करते हैं तो आपकी क्या वेस्ट होती है, एनर्जी लॉस होती है ना, एनर्जी वेस्ट होती है। आप बिना एनर्जी लगाए किसी काम को तो कर नहीं सकते। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, मुझे एनर्जी लगानी पड़ रही है ना, कोई भी काम करेंगे तो एनर्जी तो लगेगी। तो कार्य करने की क्षमता को ही हम क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। गणितीय रूप से ऊर्जा शक्ति तथा कार्य करने का समय का जो गुणनफल होता है, अर्थात यहाँ पर हम कह सकते हैं E बराबर P/T, यानी ऊर्जा बराबर होती है किसके, शक्ति और समय के गुणनफल के, है ना। ऊर्जा बराबर होती है किसके, समय, शक्ति और समय के गुणनफल के बराबर होती है ऊर्जा। ये आपको समझ में आना चाहिए। मात्रक क्या होता है इसका, जूल होता है ना। एनर्जी जो ऊर्जा होता है उसका मात्रक क्या होता है, जूल होता है, कार्य का भी जूल होता है। तो 3600 जूल बराबर 1 वाट घंटा होता है। ध्यान देंगे, ये भी एक नोट के तौर पर आपको याद रखना है कि जो 3600 जूल होता है ना, वो 1 वाट घंटा होता है। क्या होता है, 1 वाट घंटा। तो PE बराबर mgh होता है, ये भी आपने पढ़ा होगा, पोटेंशियल एनर्जी बराबर mgh, है ना। और KE बराबर काइनेटिक एनर्जी भी आपने पढ़ा होगा, है ना। तो ये आपका होता है 1/2 mv², हाफ mv²। तो ये आपने पढ़ रखे होंगे, जो कि मैंने आपको रिवीजन के तौर पर बता दिए।
इसके बाद आपका नेक्स्ट जो टॉपिक है वैद्युतिक पदार्थों के प्रकार है ना। जो वैद्युतिक पदार्थ होते हैं उनके भी टाइप्स होते हैं। तो 3 प्रकार के होते हैं वैद्युतिक पदार्थ, हमारे 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से? पहला आपका होता है कंडक्टर, है ना, कंडक्टर। तो कंडक्टर क्या होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों की बहुलता वाले पदार्थ को चालक कहते हैं, यानी जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो, यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन जिसमें पाए जाते हैं वो हमारा चालक होता है। अब जैसे ये मेरे पास पेन है, ये प्लास्टिक का है ना, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन कम पाए जाएंगे या फिर न के बराबर पाए जाएंगे, है ना। तो ये क्या है? एक कंडक्टर नहीं है ना। तो ये आपका क्या है? एक इंसुलेटर हो सकता है ना, या फिर जिसमें करंट का फ्लो नहीं होता है, कुचालक हो सकता है, नॉर्मल सी बात है। एंड जिसमें करंट का फ्लो हो, जैसे कि अगर आपको मैं दिखाऊं तो ये मेरे पास क्या है? एक वायर है ना, ये मेरे पास एक वायर है। अब ये तो इसका इंसुलेशन हो गया, लेकिन यहाँ पर आप ध्यान दें तो ये वायर है ना, कॉपर का वायर है, एल्यूमिनियम का, जो भी है, इसमें क्या है? इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन इसमें पाए जाते हैं, तो इसलिए ये क्या है? कंडक्टर कहलाएगा, है ना। तो समझ गए होंगे, जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है वो चालक कहलाते हैं, आपने इस तरह से पढ़ा होगा। लेकिन इसकी दूसरी डेफिनेशन हो सकती है मुक्त इलेक्ट्रॉन की बहुलता, यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा पाए जाएंगे वो पदार्थ आपका चालक पदार्थ कहलाएगा। जैसे चांदी, तांबा, सोना, है ना, चांदी, तांबा, सोना, इसमें क्या है? मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अब देखिए कॉपर, एल्यूमिनियम आपने सुना होगा, लेकिन जो चांदी है ना, चांदी सबसे ज़्यादा जो है अच्छा कंडक्टर माना जाता है चांदी को। अब चांदी के वायर तो बना नहीं सकते, बहुत ही महंगी होती है, तो इसलिए कॉपर का, एल्यूमिनियम का, इनके वायर बनाए जाते हैं, है ना। प्रॉपर्टीज़ ऑफ गुड कंडक्टर। अब हम जान लेते हैं गुड कंडक्टर की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, है ना, क्या क्या गुण होते हैं। तो चालक सस्ता और सरलता से उपलब्ध हो, पहली तो कंडीशन ये है कि जो आपका गुड कंडक्टर होगा चालक सस्ता और सरलता से उपलब्ध होगा। चालक तन्य होना चाहिए, यानी जो डस्टाइल यानी कि जो तन्य यानी कि खींचने योग्य होना चाहिए। नेक्स्ट आपका है चालक मजबूत होना चाहिए, मजबूती होनी ही चाहिए उसमें, है ना। नेक्स्ट आपका है चालक आघातवर्ध, है ना, मैलिएबल होना चाहिए। नेक्स्ट आपका है चालक की चालकता अधिक होनी चाहिए। नेक्स्ट आपका है चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कम होना चाहिए। विशिष्ट प्रतिरोध कम होगा तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा करंट फ्लो करेगा, है ना, तो ये होता है। तो ये आपको समझ में आ गया, बिल्कुल। क्लासिफिकेशन ऑफ कंडक्टर्स, जो हमने कंडक्टर्स के बारे में पढ़ रहे हैं ना, कंडक्टर्स का भी क्लासिफिकेशन होता है। पहला आपका है ठोसीय चालक, दूसरा है द्रवीय चालक, तीसरा है गैसीय चालक, यानी सॉलिड कंडक्टर, लिक्विड कंडक्टर और गैसियस कंडक्टर। तो इनके बारे में भी आप पढ़िएगा। तो अब हम आ जाते हैं मेन टॉपिक पर, जो कि है मेन कंडक्टिंग मटेरियल्स, है ना। तो कौन कौन से कंडक्टिंग मटेरियल्स होते हैं? चांदी, तांबा, सोना, टंगस्टन, एल्यूमिनियम, प्लेटिनम, है ना, जस्ता, पीतल, निकिल, लोहा, टिन, नाइक्रोम और जर्मन सिल्वर और सीसा, मैग्नीन, यूरेका, पारा, ये सारे क्या हैं? आपके मेन कंडक्टिंग मटेरियल्स हैं। तो इन्हें भी आपको याद रख लेना है, थोड़ा बहुत जितना भी याद हो। इसके बाद नेक्स्ट आपकी हेडिंग आ जाती है अचालक। जैसा कि मैंने आपको बताया, हम क्या पढ़ रहे थे? हम वैद्युतिक पदार्थों के प्रकार पढ़ रहे थे। तो ये 3 प्रकार के होते हैं, है ना, चालक, अचालक, एक और है वो आप आगे बताएंगे। देखिए चालक हो गया कंडक्टर, अचालक के बारे में बात कर लेते हैं, जिसे हम इंसुलेटर कहते हैं। जैसे मैंने अभी आपको ये वायर दिखाया है ना, वायर में क्या है? ये रेड कलर से इंसुलेशन है, जिससे कि इसे पकड़ने पर भी हमें करंट नहीं लगेगा, है ना, तो ये इंसुलेशन का काम होता है। तो अचालक क्या होता है? वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या नगण्य हो अचालक कहलाते हैं। यानी जैसे मैंने आपको पेन का एग्जाम्पल दिया था, इसमें क्या है? इलेक्ट्रॉन न के बराबर पाए जाते हैं ना, नगण्य है बिल्कुल, है ना। तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम इंसुलेटर कह सकते हैं, अचालक कह सकते हैं। तो वे पदार्थ जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या नगण्य हो, न के बराबर हो, तो उसे हम अचालक पदार्थ कहते हैं। समझ में आ गया, बिल्कुल। अब हम बात कर लेते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ गुड इंसुलेटर्स, है ना। जो अच्छा इंसुलेटर होगा, अच्छा अचालक होगा, उसके क्या क्या गुण होंगे? पहला है अचालक की डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मान उच्च हो, है ना, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मान उच्च होगा तो वो सबसे अच्छा अचालक होगा। नेक्स्ट आपका है अचालक का विशिष्ट प्रतिरोध 10 की पावर 12 ओम सेंटीमीटर से उच्च होना चाहिए, है ना। और हम चालक में पढ़ रहे थे तो उसमें बोल रहा था कि चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कम होना चाहिए, लेकिन इसमें ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बता रखा है जो आपका करंट है और रजिस्टेंस है, ये एक दूसरे के क्या है? कट्टर दुश्मन होते हैं। अगर करंट बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस घटेगा, है ना, अगर करंट घट रहा है तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, यानी एक दूसरे का विपरीत होते हैं ये, है ना। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, अगर यहाँ पर प्रतिरोध ज़्यादा होगा तो उसमें करंट नहीं बहेगा, और करंट नहीं बहेगा तो इसका मतलब वो अचालक है, अच्छा अचालक है ना। तो इसलिए बोला जा रहा है कि अचालक का विशिष्ट प्रतिरोध 10 की घाते 12 ओम
सेमी से उच्च होना चाहिए, है ना। नेक्स्ट आपका है अचालक पदार्थ ऊष्मा को विकसित करने में सक्षम होना चाहिए, यानी अचालक पदार्थ जो है ऊष्मा को विकसित करने में सक्षम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ऊष्मा की वजह से वो पिघल जाए, है ना, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो वो करे क्या, वो ऊष्मा को, हीट को एब्जॉर्ब कर ले, विकसित करने में सक्षम होना चाहिए। जैसे बैकेलाइट होता है ना, बैकेलाइट आपने देखा होगा, बैकेलाइट जो स्विच और सॉकेट होते हैं ना, वो बैकेलाइट के ही बनते हैं। किसके बनते हैं? बैकेलाइट के। बैकेलाइट क्या करती है, उसे जितनी ज़्यादा हीट मिलेगी ना, वो उतनी ही ज़्यादा स्ट्रेंथ होती रहेगी, स्ट्रांग होती रहेगी, है ना, सॉलिड होती रहेगी। तो ये होता है। अगर स्विच सॉकेट प्लास्टिक के बना दी जाए तो 1-2 दिन में ही पिघल जाएंगे, है ना। तो इसीलिए जो है बैकेलाइट का बनाए जाते हैं। अचालक पदार्थ ऊष्मा को विकसित करने में सक्षम होना चाहिए। नेक्स्ट आपका है अचालक सस्ता एवं सुलभ होना चाहिए, है ना। सस्ता तो होना ही चाहिए और साथ में सुलभ भी होना चाहिए। इसके बाद हम पढ़ लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स का भी क्लासिफिकेशन है सेम उसी प्रकार से जिस तरह से आपका कंडक्टर का था, ठोस, द्रव, गैस, है ना। ठोस चालक, ठोसीय अचालक और द्रवीय अचालक और गैसीय अचालक, है ना। सॉलिड इंसुलेटर, लिक्विड इंसुलेटर्स और गैसियस इंसुलेटर्स। मेन इंसुलेटिव मटेरियल की बात कर लेते हैं। मेन इंसुलेटिंग मटेरियल्स शुष्क हवा, है ना, वल्केनाइज्ड रबड़, पीवीसी, एबोनाइट, अभ्रक, खनिज तेल, पोर्सिलिन, कांच, कागज और सूखी लकड़ी। ये क्या है? ये आपके इंसुलेटर हैं, गुड इंसुलेटर हैं। इसके बाद अभ्रक हो गया, है ना, और माइकानाइट हो गया, बैकेलाइट हो गया, मैंने आपको बताया, लेदराइट, पेपर, रेजिन, एस्बेस्टस, मार्बल, सैलेट और स्लेट, है ना। तो ये आपके क्या हैं? ये आपके मेन इंसुलेटिंग मटेरियल्स हैं। तो इनके भी आपको कुछ नाम याद रख लेने हैं, है ना। तो ये आपके हो गए। तो इसके बाद क्या होते हैं? अर्धचालक होते हैं। अर्धचालक के बारे में आप बुक में पढ़ सकते हो, यहाँ पर मैं नोट्स में मेंशन करना भूल गया हूँ, तो उन्हें आप अपने बुक से पढ़ लीजिएगा या फिर नोट्स में मेंशन करके आपको पीडीएफ में प्रोवाइड कर दूँगा। ओके, इसकी टेंशन आप बिल्कुल भी ना लें। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, है ना, और वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और पीडीएफ जो मैंने आपको प्रोवाइड की है वो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। उन्हें बताइए कि इस चैनल पर आईटीआई की तैयारी कराई जा रही है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, जिससे कि वो भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा पाएँ, है ना। एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए, क्योंकि आने वाले वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 5। जैसा कि मैंने आपको बताया, जो हमारा 4th नंबर चैप्टर है वो कम्प्लीटली कवर हो गया है, एंड इसके सभी लेक्चर्स आपको प्लेलिस्ट में अवेलेबल मिल जाएंगे। ओके, तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।